नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रीनल डिजीजेस, किडनी से संबंधित यानी मूत्रपिंड से संबंधित रोगियों को हम किस तरह से एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है और अगर किसी वजह से भी ये फिल्ट्रेशन में रुकावट आ जाती है, उसके वजह से शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे हम नमक कहते हैं, जिसके कुछ अंग होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। इन सबकी कम ज़्यादा होने की वजह से, यूरिया शरीर में बढ़ने की वजह से यूरेमिक एन्केफेलोपैथी यानी यूरिया का असर दिमाग पे होता है और उसके वजह से रोगी बेहोश होकर कोमा में जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम कम ज़्यादा होने की वजह से सोडियम हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया होने की वजह से फिर से रोगी कोमा में जा सकता है। पोटेशियम कम ज़्यादा होने की वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, रोगी क्रिटिकल हो सकता है, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और कुछ वक्त तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सबके ऊपर सबसे ज़्यादा असर किडनी का होता है। इसके अलावा किडनी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। किडनी में रेनिन एंजियोटेंसिन नाम का एक मैकेनिज्म होता है, उसके वजह से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम भी किडनी करती है। अगर किडनी को डिसीज हो जाए तो ये जो मैकेनिज्म है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर जा सकता है। तो बहुत से लोगों को मालिग्नेंट हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है और उसकी वजह से उनको एडमिट होना पड़ सकता है। इसके अलावा किडनी में इरिथ्रोपोइटिन नाम का कुछ सिक्रीशंस निकलता है जो ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऐसे वक्त पे इरिथ्रोपोइटिन शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है, आरबीसी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन किडनी डिसीज की वजह से इरिथ्रोपोइटिन कम हो गया तो रोगी को रक्तक्षय हो सकता है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो जाता है। उसकी वजह से पूरे शरीर पे स्वेलिंग आती है, जिसे हम एनीमिक स्वेलिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम एम्बुलेंस में किसी को शिफ्ट करते हैं जो किडनी से डिसीज हो, तो हमारे पास 5-6 ही तरह के रोगी आते हैं। सबसे पहले आता है रीनल एंगल पेन वाला, जो हम लोग रूटीनली देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा पेन करते हैं जिसे फ्लैंक में हम कहते हैं, रीनल एंगल पेन कहते हैं, जो किडनी स्टोन की वजह से होता है। बहुत सीवियर एक्यूट पेन होता है, उसमें किसी को नॉसिया वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती है। ऐसे रोगियों को कभी कभी एम्बुलेंस में दूसरे अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी के लिए शिफ्ट करना होता है। दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जहाँ किडनी से लेके यूरेटर, यूरेटर से लेके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसमें स्टोन आ जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो ऐसे रोगियों को भी हम दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रबंध करते हैं एम्बुलेंस में। इन्फेक्शन की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो रही तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथिक एनकेफेलोपैथी भी हो सकती है, जिसकी वजह से रोगी बेहोश भी हो सकता है। इसके अलावा रहता है एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक्यूट रीनल फेल्यूर मतलब हम लोग सुनते हैं कि ज़्यादा दवाइयाँ खाने से किडनी फेल हो सकती है। तो कुछ दवाइयाँ, अगर रोगी सेंसिटिव है उस दवाइयों को, तो उस दवाइयों के असर से उसे एक्यूट रीनल फेल्यूर होता है, यानी अचानक से किडनी काम करना बंद करती है। जैसे कुछ वायरल न्यूमोनिया है, जैसे हमने कोविड जैसा सिनारियो देखा, उसमें भी किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा मलेरिया जैसी बीमारी है, जैसे स्नेक बाइट है, उसमें भी किडनी अचानक से काम करना बंद कर देती है। तो ये जो किडनी काम करना अचानक से बंद कर देती है, ऑलरेडी पेशेंट को डिसीज है और डिसीज में किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसे हम एक्यूट रीनल फेल्यूर कहते हैं। तो यहाँ पे रोगी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, उसे इमरजेंसी हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ऐसे रोगियों को हम एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा होता है क्रोनिक रीनल फेल्यूर, मतलब बहुत से बुजुर्ग लोगों में स्लोली हाइपरटेंशन की वजह से, जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, या डायबिटीज, मधुमेह की वजह से स्लोली किडनी डैमेज होना शुरू होती है। ऐसे रोगियों को एक तो दवाइयों पे रहते हैं, बहुत बार किडनी डिसीज मेंटेन करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसके ऊपर वो मेंटेन रहते हैं, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो जाती है तो इनको भी हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ रोगी रहते हैं जिन्हें मेंटेनेंस डायलिसिस चालू रहता है, या किसी को पेरिटोनियल डायलिसिस चालू रहता है। ऐसे डायलिसिस के लोगों की तबीयत अगर अचानक से खराब हो जाती है, इनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, या यूरिया क्रिएटिनिन का रेशो बढ़ जाता है, या उन्हें कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे रोगियों को भी हम दूसरे अस्पताल में एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं।
इसके अलावा सबसे आखिरी जो रहता है वो रहता है रीनल ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत बार इमरजेंसी में हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं जो सरासर गलत है कि यहाँ पे इतनी किडनीज अवेलेबल है और वहाँ पे जाके आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। तो ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से अगर ब्रेन डेड व्यक्ति या कोई नजदीक का रिश्तेदार किडनी देने के लिए राजी हो तो उसे पहले गवर्नमेंट में बुकिंग करना पड़ता है। गवर्नमेंट में नोंद होने के बाद उसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन मिलती है। तो ऐसे रोगियों को हम इमरजेंसी शिफ्ट करते हैं ताकि उनका ट्रांसप्लांट अच्छे से हो। या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि दूर सिटी में उनका ऑपरेशन हो जाता है और उनका सिर्फ आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करने के लिए पास के अस्पताल में उन्हें शिफ्ट होना रहता है। ऐसी भी तरह के पेशेंट हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के लिए मिलते हैं। तो हम लोगों ने डिसीज के बारे में पता कर लिया, उसके बाद हम डॉक्टरों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। तो रोगी की जानकारी लेते हैं। रोगी की जानकारी लेने के बाद हम अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद रोगी को अच्छे से देखते हैं, उसका कंडीशन कैसा है, उनके रिपोर्ट्स कैसे हैं, पर्टिकुलरली उनके इलेक्ट्रोलाइट्स अभी के कैसे हैं, उनकी यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट कैसे है, हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट कैसे है। इसके अलावा सोनोग्राफी हुआ है या पेट का सीटी स्कैन हुआ है, इसके भी रिपोर्ट्स लेते हैं। ये सब रिपोर्ट्स देखने के बाद रोगी की प्रेजेंट कंडीशन देखने के बाद रिश्तेदारों से बात करते हैं। बहुत बार रीनल डिसीज के पेशेंट बहुत कम वक्त वेंटिलेटर पर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम विदाउट वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे होते हैं। ऐसे रोगियों को जब हम शिफ्ट करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हम रिश्तेदारों से बात करते हैं। अगर रोगी की किडनी फेल है तो ऐसे वक्त उन्हें पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, यानी फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, उसकी वजह से सांस लग सकती है, तो वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर वो यूरेमिक एन्केफेलोपैथी में है तो वो बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है। तो ऐसे वक्त एयरवे प्रोटेक्शन के लिए उन्हें फिर से हमें सांस की नली लगानी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उन्हें कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए उन्हें कभी कभी शॉक देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन रिश्तेदारों को समझाने के बाद हम रोगी को एम्बुलेंस में लेते हैं। यूजुअली इंडिया में बहुत कम जगह पे डायलिसिस मशीन इंक्लूडेड एम्बुलेंस अवेलेबल है। रूटीनली हम लोग ऐसे रोगियों को शिफ्ट करने के लिए कार्डियक एम्बुलेंस प्रीफर करते हैं। अगर डिस्टेंस 5 या 6 घंटे का है, इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, अगर डायलिसिस की जरूरत है तो हम अस्पताल में पहले डायलिसिस करा लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी पैरामीटर्स चेक करते हैं और फिर रोगी को एम्बुलेंस में लेते हैं, क्योंकि ऑन दी वे तो उनका डायलिसिस नहीं कर सकते। ये फैसिलिटीज बड़े सिटियों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा फॉरेन में रूटीनली अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में पेरी में डायलिसिस एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती। तो रोगी की कंडीशन देखने के बाद, रिसोर्स से कंसेंट लेने के बाद, कॉम्प्लिकेशन बताने के बाद पेशेंट को हम लोग एम्बुलेंस में लेते हैं। एम्बुलेंस में लेने के बाद आवरली उसका पूरा चार्टिंग करते हैं। उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से थे, उसकी वजह से हार्ट रेट पे कुछ असर हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है या ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लग रही है, ये सभी चीजें हम अगले अस्पताल में इन्फॉर्म कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद उन्हें बता देते हैं कि हम कितने घंटे तक वहां पे पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद अगर उन्हें इमरजेंसी डायलिसिस लगने वाला है तो उनको डायलिसिस कैथेटर है या नहीं है, या उन्हें पुराना फिलिप्स पेरिटोनियल कैथेटर है, या इसके अलावा उन्हें फिस्टुला बना गया है, जो फिस्टुला में से उन्हें कंटिन्यूसली डायलिसिस होता है। तो ये सभी कंडीशंस हम अगले अस्पताल में इन्फॉर्म करने के बाद वो लोग रेडी होते हैं। बहुत बार फिस्टुला फेल होता है तो नया कैथेटर डालने की जरूरत पड़ सकती है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी खराब हो सकता है, या कुछ कंडीशन ऐसे रहते हैं जहाँ पे पेट में ही इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से पेरिटोनियल डायलिसिस करते नहीं है। ऐसे वक्त पे फिर डायलिसिस कैथेटर डाल के हीमोडायलिसिस करते हैं। तो ये कंडीशन इन्फॉर्म करने की वजह से अगले अस्पताल में पूरा प्रिपरेशन होता है। हम रोगी को उस अस्पताल में छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद वहाँ पे कैसे कंडीशन थी, रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टरों के साथ शेयर करते हैं और रोगी को अच्छे से शिफ्ट करा देते हैं। सबसे जरूरी चीज ऐसी होती है कि किडनी डिसीज में रोगी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए उन्हें अच्छे से शिफ्ट करना है सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि अगर शिफ्ट करने में उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो टाइमली मैनेज हो जाते हैं, शॉक मिल जाता है, एंटी एरिथमिक मेडिसिन मिल जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट संभालने के लिए
जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, जीआई ड्रिप होता है, सोडा बाइकार्बोनेट होता है। ये इंजेक्शन वो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो टेम्पररीली कम करते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट और हेमोडायलिसिस है, लेकिन अस्पताल में पहुंचने तक ये इंजेक्शन भी हम लोग कैरी करते हैं ताकि हमारा रोगी बहुत अच्छे से पहुंचे। क्योंकि मैंने बताया किडनी के डिसीज में रोगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और शायद से अगर टाइमली डायलिसिस और टाइमली ट्रीटमेंट मिलती है तो 2 या 3 दिन में कभी कभी रोगी बहुत अच्छा हो जाता है और घर जाने की कंडीशन में पहुंच सकता है। धन्यवाद।